Hello everyone. So in the last video we have discussed the questions जो आपके पिछले ईयर्स के यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे रिलेटेड टू मार्केट स्ट्रक्चर. हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे. सो विदाउट डिलेइंग हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली की हमने कल ही बात की थी, जहाँ पे कुछ फॉर्म्स होती है, फ्यू फॉर्म्स, बट वो काफ़ी लार्ज होती हैं, राइट. बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती है बट काफ़ी फ्यू होती हैं, लाइक कम फॉर्म्स बट बहुत बड़ी, मार्केट का बहुत बड़ा पार्ट कैप्चर करती है. सो मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली इन विच वन बिजनेस that sets output, actually यहाँ पे set it should be that sets output before the other business do is, means ऐसा कौन सा आपका जो है मॉडल ओलिगोपॉली का जो बात करता है कि देखिए हम यहाँ पे ड्यूओपॉली की बात करें तो ओलिगोपॉली के अंडर की दो फर्म्स हैं हमारी, ठीक है, फर्म ए एंड फर्म बी वी कैन टेक, और एक फर्म दूसरी फर्म से पहले अपना आउटपुट सेट करी. तो ऐसा कहाँ पे हुआ था? देखिए कल हमने एक मॉडल डिस्कस किया था जो था हमारा स्टैकलबर्ग का मॉडल. क्या था वहाँ पे ये था कि वहाँ पे हमने बोला था कि ए एंड बी, लेट सपोज टू फर्म्स आर देयर, एक फर्म जो है वो फॉलोअर होगी हमारी और दूसरी फर्म लीडर होगी. ये एक केस हो सकता है हमारा. दूसरा केस कि एक फर्म लीडर है, दूसरी फर्म है फॉलोअर, ये आपका सेकंड केस हो सकता है. थर्ड केस वॉज कि दोनों फॉलोअर हो जाएं, और फोर्थ था हमारा कि दोनों हमारे लीडर बन जाए. तो इस केस में क्या होता है, जब एक लीडर है एक फॉलोअर है, और या फिर इस केस में जहाँ पे ए फर्म हमारी लीडर है और दूसरी फॉलोअर है, तो इन केसेस में जो लीडर फर्म होगी वो पहले ऑब्वियसली अपना आउटपुट डिसाइड कर लेगी, करेक्ट. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है दैट शुड बी कि कौन सी फर्म है जो क्या करेगी, दूसरे बिजनेस से पहले अपना आउटपुट डिसाइड कर लेगी. तो वो मॉडल है आपका स्टैकलबर्ग मॉडल. आई होप दिस इज क्लियर. We'll move to the next question. Consider the following statements regarding the expansion path of a firm. देखो पहले तो एक्सपेंशन पाथ क्या होता है. एक्सपेंशन पाथ का ये मीनिंग है, मीन्स जब फर्म हमारा क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो वो किस तरीके से एक्सपांड करेगी, किस तरीके से अपना प्रोडक्शन करेगी. तो यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं, और इन कॉस्ट कर्व्स का जो मिनिमम पॉइंट होता है, यहाँ पे फर्म अपना प्रोडक्शन करती जाती है. तो अगर हम इन सारे लो जो कॉस्ट वाले पॉइंट्स हैं इनको सम अप कर दें, तो ये जो आपका कर्व अभी हमने ड्रॉ किया है, ये कर्व आपका क्या बताता है, दिस कर्व, ये वाला कर्व आपका, ये आपको बताता है फर्म का एक्सपेंशन पाथ, ठीक है. अब देखिए ऑप्शंस यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं. ऑप्शंस आर सेइंग हियर इट शोज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन. बिल्कुल सही है, सबसे कम जो कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होगा हमारा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन करेंगे ना. तो इट शोज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट. डिफरेंट लेवल्स जो होंगे आउटपुट के, उनके लिए हम सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, वो वाले कॉम्बिनेशन से मिलके हमारा एक्सपेंशन पाथ बनेगा. सेकंड, द इनपुट प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. बिल्कुल ये हमारी अजम्पशन होती है. फर्स्ट वन इज़ करेक्ट. सेकंड वन की हम बात करें कि यहाँ पे अजम्पशन होती है कि जो हमारा इनपुट्स क्या हो सकते हैं, कैपिटल, लेबर, है ना, ये जो है हमारे इनपुट्स होते हैं. तो ये इनकी जो प्राइस है, मतलब कैपिटल जो है अगर हम लगा रहे हैं तो इसकी प्राइस क्या होती है, हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं इसके ऊपर, है ना, इंटरेस्ट जो हम इसके ऊपर पे करते हैं. अगर लेबर की बात करें तो लेबर के लिए होती है हमारी जो हम वेजेस पे करते हैं लेबर को, करेक्ट. तो ये चीज़ें क्या रहेगी, लेबर के लिए वेजेस एंड कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंड सेम ऑन जो दूसरे हमारी कॉस्ट होती है वो सब क्या रहती है यहाँ पे, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. तो इनपुट प्राइसेस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट विच इज़ ट्रू, बोथ आर ट्रू. स्टेटमेंट एक भी ठीक है जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है. स्टेटमेंट टू भी, जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इनपुट की प्राइस कांस्टेंट रह रही है, सेम रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. एन इम्पोजिशन, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है आपका यहाँ पे. इट इज़ नॉट एंड इट इज़ एन, ठीक है. तो एन इम्पोजिशन ऑफ लम्प सम टैक्स ऑन मोनोपोलिस्ट विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन व्हाट मैनर. देखो बात हो रही है मोनोपोलिस्ट.
मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली की बात हो रही है, जहाँ पे सिर्फ एक फर्म होती है, वही फर्म पूरी की पूरी मार्केट बनाती है। इसके ऊपर अगर लमसम टैक्स मतलब क्या होता है कि एक पूरा इकट्ठा अमाउंट हमने टैक्स लगा दिया। लाइक ये हमारी फर्म है, लेट्स सपोज फर्म है, इसके ऊपर गवर्नमेंट आई, उसने बोला कि 1000 रुपये का आपके ऊपर टैक्स है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये इस तरीके से आपका एक इकट्ठा अमाउंट जो होता है वो होता है लमसम टैक्स। अब अगर ऐसा टैक्स हमारे मोनोपोलिस्ट के ऊपर लग गया है तो उस केस में हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है हमारी, वो इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना होगा, है ना। तो आउटपुट की यहाँ पे बात होगी। सेम टाइम जब हम आउटपुट की बात करें तो इक्विलिब्रियम से हमको, अगर आपको पता है तो प्राइस भी मिलती है, तो प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस की भी बात होगी। इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात होगी। अब इनमें क्या चेंजेस आएंगे क्या नहीं आएंगे, दैट विल सी इन द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए, लमसम जो टैक्स है वो हमारा एक फिक्स कॉस्ट का पार्ट बन जाता है ना। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। मतलब अगर आपका आउटपुट 1 है तो ये फिक्स कॉस्ट लेट्स सपोज 10, तो ये 10 ही रहेगी। आउटपुट अगर 2, अगर आप प्रोडक्शन करने लग जाते तब भी आपकी 10 ही आ रही है। जब आउटपुट इंक्रीज करके आपने 3 कर दिया तब भी ये कॉस्ट आपकी 10 ही रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लमसम टैक्स भी है, लमसम टैक्स भी क्या है, हमारी फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, तो वो आउटपुट चेंज होने के साथ में चेंज नहीं होगा। और हमें पता है हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है उसका वो कुछ किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट को, है ना। बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट किससे रिलेट करती है कि जब हम एक नेक्स्ट यूनिट को प्रोडक्शन करने लगते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, कॉस्ट में कितना चेंज होता है, ठीक है। बट फिक्स कॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। हम नेक्स्ट यूनिट जो है आउटपुट उसकी बात नहीं करते हैं, हर यूनिट पे ये सेम रहती है। तो फिक्स कॉस्ट का कोई इम्पैक्ट हमारी मार्जिनल कॉस्ट पे नहीं होगा। अच्छा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए ऐसा होगा तो क्या होगा, हम यहाँ पे कर्व बना के देख लेते हैं जल्दी से। ये आपका कौन सा कर्व है, अब आपको याद हो जाना चाहिए, AR कर्व। दिस इज जो यहाँ से बनता है MR कर्व, ठीक है। यहाँ से हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होके जा रहा है। अब जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, हमारी फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन, दोनों जहाँ पे मैच करते हैं वहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिसाइड होती है। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम ऊपर जाते हैं AR कर्व के पास, तो यहाँ से हमारी प्राइस डिसाइड हो जाती है, ठीक है। अब जब आई एम स्पीकिंग हियर कि लमसम टैक्स जो है वो आपका फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट में उसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व यही है। अब अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए, MR MC अभी भी यहीं पे कट करेंगे आफ्टर द टैक्सेस इम्पोज, तब भी सेम आपकी प्राइस रहने वाली है यहाँ पे, क्लियर। तो इस वजह से क्या होगा, ना तो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज होगी, ना आपकी इक्विलिब्रियम आउटपुट चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे उनको देखते हैं हम पहले। इट्स प्रॉफिट्स विल डिक्लाइन एंड सो द इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट में डिक्लाइन नहीं होगा, अभी हमने जस्ट देखा ये अनचेंज रहेगा, ये आपका रॉन्ग है। बोथ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस विल डिक्लाइन, बिल्कुल भी नहीं, दोनों में कोई चेंज नहीं, अभी हमने देखा। ओनली इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्लाइन, बिल्कुल नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस में डिक्लाइन नहीं होगा। तो डिक्लाइन किस में होगा मैम, डिक्लाइन होगा आपके प्रॉफिट में। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। एक बात मुझे बताइए, अगर हमारा कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया है ना, अगर आपका कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है, पहले आपकी कॉस्ट लेट्स सपोज 100 थी और अब आपका टैक्स जो लग गया है तो 1000 हो गई है, ठीक है। तो इस केस में आपके प्रॉफिट भी तो डिक्रीज़ होंगे। अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, हमारी जो कॉस्ट आ रही है, जैसे जैसे कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होंगे। अब जब हमें टैक्स लग गया तो टैक्स भी क्या है, हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर है, हमारे हाथ से तो पैसा जाने वाला है, तो हमारे लिए वो भी क्या है, एक कॉस्ट है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया था अभी जस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फर्म, इट इज़ नॉट फॉर्म, इट इज़ फर्म, विच इज़ प्राइस टेकर इज फॉल्स। प्राइस टेकर फर्म के लिए क्या फॉल्स है इन फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स, देख लेते हैं हम। पहले तो प्राइस टेकर फर्म कौन सी होती है, प्राइस टेकर जो फर्म है वो है हमारी कौन सी, परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे फर्म्स का, इंडिविजुअल फर्म्स का प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है मैम, इसलिए नहीं रहता है बिकॉज यहाँ पे फर्म जो होती है
उसे वही प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो मार्केट में पहले से प्रिवेल है, ठीक है। इसलिए प्राइस को लेने वाली होती है, प्राइस टेक करती है, खुद नहीं बनाती। ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइस मेकर की बात करें, जो खुद प्राइस बनाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, वो है आपका मोनोपोली, क्योंकि मार्केट में एक ही फर्म है, वही मार्केट है, तो वही मार्केट की प्राइस बना रही है, ठीक है। अच्छा, तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए क्या पॉइंट्स फॉल्स हैं, देखते हैं चलिए। फर्स्ट देखिए, द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज़ हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये फर्म का क्या होता है, डिमांड कर्व बोल दीजिए इसको प्राइस बोल दीजिए, इसको एवरेज रेवेन्यू बोल दो, इसको मार्जिनल रेवेन्यू बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये कर्व देखो हॉरिजॉन्टल ही है ना ये कर्व, करेक्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी, द फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट गोइंग मार्केट प्राइस। बिल्कुल ये प्राइस टेकर है, तो मार्केट से जो प्राइस मिलेगी उसी पे ही अपना काम करेगी, उसी पे प्रोडक्शन अवेलेबल करवाएगी। द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स आर सेम। बिल्कुल ये देखो अभी लिखा है मैंने, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों किस कर्व की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोनों इसी कर्व की बात हो रही है, क्लियर। तो ये चीज़ भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट है ये सेकंड ऑप्शन, वेट अ सेकंड, ये वाला हमारा इनकरेक्ट है। क्या बोल रहा है, द मार्केट डिमांड कर्व फेस बाय द फर्म इज हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मार्केट डिमांड की बात हो रही है, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, फर्म का डिमांड कर्व। ये जो फर्म है इसका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, बट मार्केट डिमांड कर्व की बात करें तो वो ऐसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जैसा कि नॉर्मली हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं वो। ये किसका है, ये है आपका मार्केट का, और ये इसकी बात करें तो ये है हमारा फर्म का, क्लियर। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मोनोपोलिस्ट हैज़ नो सप्लाई कर्व बिकॉज, देखो मोनोपोलिस्ट का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता है, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है, मोनोपोलिस्ट मतलब क्या, एक सिंगल फर्म जो है मार्केट में। देखो सप्लाई कर्व मतलब कि जो हमारी मार्केट की प्राइस है ना, उसके ऊपर हम कितना सप्लाई करना चाहते हैं। अब मुझे बताइए, मार्केट की प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे, ये खुद ही डिसाइड कर रहा है। प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करेगा, मोनोपोलिस्ट डिसाइड करेगा। अब जब वो खुद ही प्राइस डिसाइड कर रहा है, वो चेंज भी कर सकता है, तो उसको यहाँ पे सप्लाई कर्व बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है, सप्लाई कर्व कैसे होगा उसका। सप्लाई कर्व तो उनके लिए है जो प्राइस टेकर है, जो मार्केट प्राइस के हिसाब से सोचना है, अच्छा मार्केट में प्राइस इतनी है, मार्केट में प्राइस इतनी है, चलो हमें क्या करना है, हम इतना वो करते हैं, क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्राइस टेकर के लिए बनता है सप्लाई कर्व, प्राइस मेकर के लिए कोई सप्लाई कर्व नहीं होता, ठीक है। विद दैट हम एक बार ऑप्शन पे जाते, देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट। हाँ, बट ये कोई रीज़न नहीं है हमारा कि यहाँ पे सप्लाई कर्व नहीं होता। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिपेंड्स ऑन बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। नो, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा। द मोनोपोलिस्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व चेंज कंसीडरेबली ओवर टाइम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है आंसर यहाँ पे, आंसर शुड बी द क्वांटिटी सप्लाइड ओवर एनी पर्टिकुलर प्राइस डिपेंड्स ऑन द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व। देखो जो आपका क्वांटिटी सप्लाई होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिमांड कर्व पे डिपेंड करेगा। डिमांड कर्व क्या था हमारा, ये ऐसे ही था, ये क्या था AR, यही हमारा क्या होता है डिमांड कर्व होता है, ये होता है MR। अब देखो जब मोनोपोलिस्ट हमें पता है क्या करता है, प्राइस डिफ्रेंसिएशन भी करता है, मतलब प्राइस चेंज करता है। जब ये प्राइस डिफ्रेंसिएशन करेगा तो क्या होगा, डिमांड भी तो चेंज होती जाएगी मार्केट में, प्राइस चेंज हो रही तो डिमांड भी चेंज होती जाएगी मार्केट में। और जब डिमांड चेंज होती जा रही है तो इसको कैसा पता पड़ेगा कितनी सप्लाई करनी है मार्केट में, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि इसका सप्लाई कर्व नहीं होता है, बिकॉज मोनोपोलिस्ट जो है उसका डिमांड कर्व के ऊपर इसकी सप्लाई डिपेंड करती है और इसकी डिमांड ही कभी स्टेबल नहीं रहती, ठीक है, बिकॉज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। व्हाट इज देयर, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर कार्टल। कार्टल कल ही देखा था, जो ग्रुप फॉर्म्स कर लेती हैं ऑलिगोपॉली के अंदर, वो होती है क्या, कार्टल उनको बोलते हैं, ठीक है। कार्टल के लिए क्या ट्रू है, इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द इंडिविजुअल फॉर्म्स प्रॉफिट। बिल्कुल नहीं, अरे पूरे ग्रुप की बात हो रही है ना, एक इंडिविजुअल फर्म के प्रॉफिट को हम क्यों कंसीडर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम पूरे ग्रुप की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ हम पूरे ग्रुप के एक लीडर हैं, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम ग्रुप को जो है प्रॉफिट अर्न करके दें, और दूसरा ऑप्शन है कि एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रॉफिट अर्न करके दें, दूसरों को लॉस हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे मतलब
जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं उनको लॉस हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या सेंस निकला उस ग्रुप का? ग्रुप तो वो है जो पूरे ग्रुप को, पूरी टीम को एक साथ लेके चले, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम देखेंगे अपनी पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इट डिसाइड्स द टोटल आउटपुट इन द इंडस्ट्री टू विच कार्टल रिप्रेजेंट्स। बिल्कुल, आपका जो कार्टल होता है वो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट है इंडस्ट्री का उसको डिसाइड करता है। बिल्कुल करता है कि हमें पूरी इंडस्ट्री, लाइक ओपेक है ना, तो वो पहले से डिसाइड करती है कि हमें मिल के कितना आउटपुट मार्केट में लेके आना है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इट डज नॉट फिक्स द प्राइस। बिल्कुल नहीं, प्राइस भी तो फिक्स करेगा, ये तो गलत ऑप्शन है। प्राइस भी फिक्स करेगा, आउटपुट भी फिक्स करेगा। हमें इतनी प्राइस पे इतना आउटपुट मार्केट में लेके आना है, ठीक है। तो प्राइस भी फिक्स करेगा, आउटपुट भी फिक्स करेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉट फिक्स द प्राइस, गलत है ये। तो ऑप्शन 2 सही है हमारा। यहाँ पे देखो 2 क्या है? ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अ फर्म विल बी ऑप्टिमम साइज। फर्म जो है ऑप्टिमम साइज, ऑप्टिमम क्या होता है? मतलब बहुत अच्छा, बेस्ट, है ना। तो उस साइज़ की कब बन जाएगी? देखिए क्या होता है ऐसा। मार्जिनल कॉस्ट इज एट मिनिमम। जो मार्जिनल कॉस्ट कब होता है? ये तो राइजिंग होता है, ये मिनिमम कैसे होगा? यहाँ पे ये बोल रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको देखिए, आगे देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम। एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज एट मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, द फर्म मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट। देखो ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है भाई। यहाँ पे बात हो रही है ऑप्टिमम साइज फर्म किसकी होगी? इसमें आउटपुट का क्या लेना देना है? आउटपुट से लेना देना नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट से हमको लेना देना है। तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्टिमम कब आती है? हम लेट सपोज इसकी बात करते हैं। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की AR MR है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? MC। देखो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो, है ना, इस पे हम प्रोडक्शन करें तो आई डोंट थिंक ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि भाई मैम हमारा इक्विलिब्रियम ही यहाँ पे होता है ना। जहाँ पे क्या होता है? MR MC कट करते हैं, वहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे हम क्यों? हम तो यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, थर्ड देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए इस पॉइंट पे जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारे इक्विलिब्रियम का पॉइंट की कंडीशन है। बट यहाँ पे ऑप्टिमम साइज़ की बात नहीं हो रही। ऑप्टिमम साइज़ कब होती है? जब हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है। देखो रीज़न क्या है वो आप हम समझते हैं। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्यों मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट क्यों नहीं मिनिमम? समझिए इसको। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? हर नेक्स्ट यूनिट से हम कितना जो है हमारी कॉस्ट आ रही है। अगर नेक्स्ट यूनिट से आने वाली कॉस्ट मिनिमम हो भी जाए तब भी क्या होगा? क्या हम आगे प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे और ऑप्टिमम साइज़ लेके बैठ जाएंगे? नहीं ना। हो सकता है कि आगे हमारा और जो मार्जिनल कॉस्ट है नेक्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है और कम होता जाए, तो हमें तो प्रोडक्शन करना चाहिए, ऑप्टिमम साइज़ तो आई नहीं। यहाँ पे जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो क्या होती है? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज बेसिस पे जितना भी हमने अभी तक प्रोडक्शन किया है उन सभी से हमारी जो कॉस्ट आई है, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है जब वो कम हो जाएगी, जब वो मिनिमम हो जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट, तब जाके हम क्या बोलेंगे? हमारी ऑप्टिमम साइज़ आ गई है। और सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ भी बताई थी कि ये कहाँ पे होती है। देखो इसको, ये जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, ये एवरेज रेवेन्यू MR और ये वाला कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंडर इस पॉइंट पे ये जो मिनिमम है AC का, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेस कैपेसिटी भी यहाँ पे नहीं रहती है। जब आपकी फर्म में एक्सेस कैपेसिटी मतलब और अब अपनी कॉस्ट को आप कम नहीं कर सकते हैं, तो वो सबसे ऑप्टिमम साइज़ होती है कि बस इतना प्रोडक्शन करना है, अब कॉस्ट और कम नहीं होगी, इतना ही हमको प्रोडक्शन करना है। तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। एंड दिस वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज़ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। बार बार याद नहीं दिलाना पड़े, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी जो है एसेंशियल कंडीशन क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट? नो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। बी को छोड़ो, सी पे आओ। प्राइस डिफरेंशिएशन। प्राइस का यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राइस का वो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे नॉन प्राइस वॉर करते हैं, प्राइस वॉर नहीं होती। तो प्राइस डिफरेंशिएशन डज नॉट मैटर्स। मैनी बायर्स बट वन सेलर। वन सेलर होगा तो मोनोपोली हो जाएगा ना, मोनोपोलिस्टिक कैसे रहेगा? गलत है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपका करेक्ट पॉइंट है यहाँ पे।
मोनोपॉलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। हर कंपनी जो अपना प्रोडक्ट सेल करी है वो बताती है कि भाई मेरा प्रोडक्ट दूसरे लोगों के प्रोडक्ट से बेटर है ना। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोनोपॉलिस्टिक में। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे देखो, अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉलिस्ट विल चार्ज लोअर प्राइस इन द मार्केट इन विच द प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा एक मिनट, देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉली की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब ऐसी पॉली जो क्या ऐसी मोनोपॉली जो क्या कर रही है, डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर रही है ना, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉली जो है विल चार्ज लोअर प्राइस इन द मार्केट विच इज़ प्राइस इलास्टिसिटी। अब देखो कहाँ पे जाके वो लोअर प्राइस चार्ज करेगी, जहाँ की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ स्मॉलर, सप्लाई इज़ ग्रेटर, सप्लाई इज़ स्मॉलर। इसको ध्यान से समझो। प्राइस इलास्टिसिटी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो भैया जब हमारी डिमांड में कुछ हमारी जो प्राइस है, अगर हमारी प्राइस में कुछ चेंज हो तो उसकी वजह से हमारी डिमांड में अगर बहुत कम चेंज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक। मतलब बहुत कम इलास्टिक है कि एक में तो चेंजेस हो रहे हैं बट दूसरे में चेंज नहीं हो रहे। हम यही तो चाहते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी जो है, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी वो कम हो, ताकि क्या करूँ मैं अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करूँ। पहले 10 रुपये प्राइस थी, अब 100 रुपये कर दूँ। तब भी जो लोग पहले 10 प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे थे, अब वो क्या करें, 10 ही प्रोडक्ट की डिमांड करें या फिर 9 की डिमांड करें। ऐसा नहीं हो कि मैंने प्राइस चेंज की और लोग अपनी डिमांड जो है उसको 10 से हटा के 0 कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेस इलास्टिक का क्या मतलब है, मतलब हम प्राइस में चेंज करते जाएं, मोनोपॉलिस्ट प्राइस में चेंज करता जाए बट उसका कोई इम्पैक्ट डिमांड पे ना आए या फिर कम से कम आए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोअर प्राइस चार्ज कर रहे हैं। भैया लोअर प्राइस तो वहाँ पे चार्ज होगी जहाँ पे क्या है, जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ज़्यादा है। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा इसलिए यहाँ पे देखिए इसको, देखो जहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है, ग्रेटर है, वहाँ पे क्या होगा, अगर हमने ज़्यादा प्राइस रखी, अगर हमने 10 रुपये की प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये रखी तो इसको कोई ख़रीदेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड की जो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी वो ज़्यादा है। ये लोग ज़्यादा प्राइस देखते ही अपनी डिमांड को चेंज कर देंगे, डिमांड को डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अगर ऐसा नहीं करना है तो हमें प्राइस को कम रखना पड़ेगा। क्लियर? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे हम प्राइस को कम रखते हैं, लोअर प्राइस रखते हैं। और हाई प्राइस कब रखेंगे, कहाँ रखेंगे हाई प्राइस, जब हमारी डिमांड की जो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी वो कम है। सप्लाई का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हम तो डिमांड से बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पे आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे मोनोपॉलिस्ट कम प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट की वो ज़्यादा कम नहीं हो जाए, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रेलेवेंट टू विच सेट ऑफ द मार्केट फॉर्म्स। देखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रेलेवेंट टू विच सेट ऑफ मार्केट फॉर्म्स, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो किस मार्केट फॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था मोनोपॉलिस्टिक, कहाँ है मोनोपॉलिस्टिक, यहाँ पे है मोनोपॉलिस्टिक, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गए, बाकी के दो वहाँ पे मोनोपॉलिस्टिक नहीं है। दूसरा रीज़न देखो, परफेक्ट कंपटीशन भी लिखा हुआ है इन दोनों में। मुझे बताइए, क्या परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। आगे देखिए, मोनोपॉली में प्राइस डिफरेंशिएशन होता है, नॉर्मली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो क्या बचा हमारे पास, मोनोपॉलिस्टिक, ओलिगोपॉली एंड ओलिगोपसोनी। देखिए यहाँ पे इस लास्ट ऑप्शन को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं हम। क्या बोल रहा है, मोनोपॉलिस्टिक, हमको पता है यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स होती है जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, तो ठीक है यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। ओलिगोपॉली मतलब कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स है जो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेके आते हैं और मार्केट के बहुत बड़े पार्ट को कैप्चर करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, प्योर ओलिगोपॉली में नहीं होता है, बाकी जो ओलिगोपॉली है उसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। लास्ट बचता है ओलिगोप्सोनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो क्या हैं, वो कम हैं। बायर्स जो हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में हैं, या फिर हम बोलें कि कुछ बड़े बायर्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा बायर्स नहीं है, कुछ बायर्स हैं, तो वो आपका क्या सिनेरियो जो है वो ओलिगोप्सोनी का होता है। और इस सिनेरियो में भी जहाँ पे कुछ बायर्स होते हैं वहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये आपके सारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पिछले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस से रिलेटेड टू मार्केट स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ कमेंट योर वैल्यूएबल थॉट्स अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।